अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईफ़ोन के ऊपर, एप्पल कंपनी के ऊपर। इसकी पूरी केस स्टडी है इस वीडियो में, कैसे ये इतनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी आईफ़ोन के ऊपर, उस पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया, तो ये पूरी केस स्टडी लेकर आया हूँ मैं। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। कैसे एप्पल बनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी और वो क्या रीजंस थे कि एक समय एप्पल के मालिक को ही उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जून 2023 में एप्पल दुनिया की पहली पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बनी थी जिसने $3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन हासिल की थी। अब आपको बता दूं कि ये लगभग भारत की जीडीपी के बराबर होता है। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और आपके पास इसके डिवाइस का होना अपने आप में स्टेटस सिंबल माना जाता है। एप्पल की सक्सेस स्टोरी की शुरुआत होती है स्टीव जॉब्स से, जिनका जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। स्टीव का जन्म उनके रियल पेरेंट्स की शादी से पहले ही हो गया था और एक समय तो ऐसा भी था जब वो अबॉर्शन कराने की सोच रहे, लेकिन फॉर्चुनेटली उनकी माँ उन्हें जन्म देती हैं और माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में रहने वाली एक फैमिली को दे देती हैं। अब ये जगह उस समय अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनकर सामने आ रहा था और स्टीव्स के पिता पॉल जॉब्स खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्कशॉप चलाया करते थे। इन चीजों के कारण स्टीव जॉब्स का बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा खासा इंटरेस्ट बन चुका था। फास्ट फॉरवर्ड टू 1971, जब बिल फर्नांडिस नाम का एक इंसान, जो बाद में एप्पल का फर्स्ट फुल टाइम एम्प्लॉय भी बना, वो 16 साल के स्टीव जॉब्स की मुलाकात 21 साल के स्टीव वॉजनियाक से कराते हैं। अब टेक्नोलॉजी में म्यूचुअल इंटरेस्ट होने के कारण उनकी दोस्ती हो जाती है और साल खत्म होते होते ये दोस्ती बिजनेस पार्टनरशिप में भी बदल जाती है। अब दोस्तों, उस समय एक जगह से दूसरी जगह कॉल करने के लिए ब्लू बॉक्सेस नाम के डिवाइस चला करते थे जो अमेरिका में काफी पॉपुलर हो रहे थे। इसी से इंस्पायर होकर स्टीव वॉजनियाक अपना ब्लू बॉक्स डिवाइस बनाते हैं और स्टीव जॉब्स ऐसे करीबन 200 डिवाइस को टोटल $3000 में बेच देते हैं। इस इनिशियल सक्सेस के बाद स्टीव्स की ये जोड़ी अच्छे से समझ चुकी थी कि ये दोनों मिलकर कुछ वाकई में बड़ा कर सकते हैं। अब एक तरफ स्टीव वॉजनियाक टेक्नोलॉजिकल जीनियस थे, तो वहीं पे स्टीव जॉब्स की मार्केटिंग स्किल को तो कोई मैच ही नहीं कर सकता था। 1 मार्च 1976 को वॉजनियाक स्टीव जॉब्स को एक मशीन दिखाते हैं जो कि उस समय के हिसाब से काफी एडवांस्ड कंप्यूटर हुआ करता था। अब स्टीव जॉब्स इससे अच्छा खासा इम्प्रेस होते हैं और दोनों इसके डिजाइन को सेल करने के लिए HP कंपनी के पास इसे ले जाते हैं, लेकिन कंपनी उनका आइडिया रिजेक्ट कर देती है और दोनों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। दोस्तों, ये वो पल था जब स्टीव जॉब्स वॉजनियाक को कन्विंस करते हैं कि उन्हें खुद की कंपनी शुरू करनी चाहिए। सिर्फ एक महीने बाद 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और उनके तीसरे साथी रोनाल्ड वाइने मिलकर एप्पल की शुरुआत करते हैं, जिनका पहला प्रोडक्ट बनता है वॉजनियाक की बनाई हुई वही मशीन जिसका नाम अब एप्पल 1 रख दिया गया। अब बात करें रोनाल्ड वाइने की, उन्होंने $800 देकर एप्पल में 10% स्टेक खरीद लिए थे और कंपनी के को फाउंडर भी बन गए थे, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर ही उन्हें लगा कि इस बिजनेस में कोई स्कोप नहीं है और अपने पैसे डूबने के डर से उन्होंने अपना स्टेक जॉब्स और वॉजनियाक को बेचकर कंपनी से अपनी एग्जिट ले ली। अब आपको बता दूं कि अगर रोनाल्ड वाइने उस समय $800 के चक्कर में अपना स्टेक्स नहीं बेचते तो आज उनके पास करीबन $100 बिलियन की संपत्ति होती, जो कि कमाल होता। शुरुआती स्ट्रगल के बाद में एप्पल की सेल्स इंक्रीज होती है और 1977 में वो अपना पहला प्रोजेक्ट एप्पल 2 लॉन्च करते हैं। अब ये भी ह्यूज सक्सेस साबित होता है और एप्पल की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जाती है। साल 1980 में एप्पल IPO लाता है और $100 मिलियन रेज करके पब्लिक कंपनी बन जाता है। अप्रैल 1983 में स्टीव जॉब्स एप्पल के CEO की पोजीशन को छोड़ देते हैं और ये जिम्मेदारी संभालते हैं जॉन स्कली। अगले साल 1984 में एप्पल अपना नया कंप्यूटर मैकिन्टोश को लॉन्च करती है और इसकी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इसे उस समय की सबसे बड़ी कंप्यूटर मशीन IBM के कंपटीशन के रूप में खड़ा कर देती है। मैकिन्टोश के प्रमोशन के लिए एप्पल $1.5 मिलियन खर्च करके एक एड बनवाता है। अब एप्पल का ये मार्केटिंग कैंपेन हाईली सक्सेसफुल साबित होता है और मैकिन्टोश की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आने वाले दिनों में एप्पल टेस्ट ड्राइव अ मैकिन्टोश नाम का एक और प्रमोशन रन करता है जिसमें बायर्स मैकिन्टोश को क्रेडिट कार्ड के थ्रू डीलर से खरीद सकते थे और 24 घंटे यूज करने के बाद वापस भी कर सकते थे। एप्पल का ये कैंपेन बहुत ही सक्सेसफुल साबित होता है, लेकिन इस दौरान डीलर्स के पास जो मैकिन्टोश कंप्यूटर वापस आए उसमें से कईयों की हालत एक दिन में इतनी खराब कर दी गई कि उन्हें अगली बार बेचा ही नहीं जा सकता था। कंपनी को लॉसेस से बचाने के लिए एप्पल के CEO जॉन स्कली को मैकिन्टोश की प्राइस बढ़ानी पड़ी और कई पॉलिसीज को चेंज भी करना पड़ा। हालांकि स्टीव जॉब्स उनके
के इस फैसले से खुश नहीं। अब आने वाले दिनों में मैकिन्टोश की सेल्स गिरती गई और वो IBM को हराने में नाकामयाब रहा। दोस्तों, इस सब के बीच में स्टीव जॉब्स और जॉन स्कली के बीच में आपसी मतभेद बढ़ जाता है और स्कली एप्पल के रियल फाउंडर स्टीव जॉब्स को ही कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। इसके बाद जॉन स्कली एप्पल को तेजी से एक्सपेंड करने का प्लान बनाते हैं और कंपनी के अंडर कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर देते हैं। शुरुआत में तो उन्हें सक्सेस मिलती है, लेकिन एक दशक के अंदर ही एप्पल को इससे लॉसेस होने लगे। एक समय ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि एप्पल बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी। ऐसे में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बार फिर से स्टीव जॉब्स की तरफ रुख करते हैं, जो 1997 में कंपनी को एक बार फिर से ज्वाइन कर लेते हैं और साल 2000 में फिर से एप्पल के CEO बन जाते हैं। स्टीव जॉब्स सबसे पहले तो एप्पल के प्रोडक्ट्स की लंबी हो चुकी लिस्ट को छोटा करते हैं और फिर कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हैं। आने वाले सालों में iMac जैसे प्रोडक्ट्स ने मार्केट में तबाही मचा दी, लेकिन ये तो अभी बस शुरुआत थी। साल 2007 में स्टीव जॉब्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसने हमेशा के लिए दुनिया को बदल दिया और एप्पल को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां आज ये कंपनी राज कर रही है। मैं बात कर रहा हूं आईफोन की, जिसे स्टीव जॉब्स ने खुद लॉन्च किया था और इसके लॉन्च इवेंट पर स्टीव जॉब्स ने जिस तरह इसके फीचर्स को प्रेजेंट किया ना, उसे आज भी मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के ग्रेटेस्ट लेसन्स में गिना जाता है। हालांकि एप्पल और स्टीव जॉब्स का लंबा सफर नहीं चल सका और अक्टूबर 2011 में हमने मार्केटिंग के मॉडर्न मास्टर माने जाने वाले स्टीव जॉब्स को खो दिया। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की मौत ने एप्पल के इन्वेस्टर्स में खलबली मचा दी और उन्हें डर था कि आने वाले दिनों में ये कंपनी कहीं डूब ना जाए। लेकिन स्टीव जॉब्स के सक्सेसर बने एक और जीनियस, टिम कुक, जिनकी लीडरशिप में एप्पल और भी प्रोग्रेस करती गई और आज ये $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यूएशन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक कंपनी बन चुकी है। टिम कुक ने 1998 में एप्पल को ज्वाइन किया था और आईपॉड से लेकर आईफोन तक के डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिरकार एप्पल में ऐसा क्या खास है जो ये कंपनी और इसके प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा पॉपुलर है और ये दुनिया पर राज करते हैं। दोस्तों, एप्पल की सक्सेस का सबसे बड़ा राज है उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, जो हमेशा से अनोखी और बेमिसाल रही है। चाहे वो $1.5 मिलियन खर्च करके एड बनवाना हो और सुपर बॉल के दौरान चलवाना हो या फिर मैकिन्टोश को IBM के कंपटीशन में खड़ा करना हो, एप्पल ने हमेशा से सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन रन किए हैं। इनकी एडवर्टाइजमेंट देखने में सिंपल होती है, लेकिन ये अपने आप में एक कहानी बयां करते हैं जो कस्टमर को अपने साथ जोड़ने में हमेशा कामयाब रहते हैं। साथ ही इनमें प्रोडक्ट्स के फीचर्स को इतनी डिटेल से समझाया जाता है जिससे कस्टमर्स के माइंड पर क्लियर इम्पैक्ट पड़ता है। एप्पल के प्रोडक्ट्स की सिंपल और क्लीन डिजाइन भी इन्हें मार्केट में स्टैंड आउट करती है। अगर आप एप्पल के लोगो पर ही नजर डालें तो ये काफी सिंपल है, लेकिन हाँ, इनके प्रोडक्ट्स को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। एप्पल आपको प्रोडक्ट्स नहीं सेल करते हैं, बल्कि ये आपको एक्सपीरियंस और हैप्पीनेस, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग से लेकर इनके इन हैंड फील तक एप्पल हर चीज का पूरा ख्याल रखती है और यही कारण है कि एप्पल ने आज अपनी बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाने में सफलता हासिल की है। जब लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते हैं, बल्कि एक इकोसिस्टम में एंटर हो रहे होते हैं और एक लॉयल फैन बेस का हिस्सा बन रहे होते हैं। एप्पल ने अपना इकोसिस्टम इतना डेवलप कर लिया है कि अगर कोई एप्पल का प्रोडक्ट खरीदता है तो वो इनकी क्वालिटी और कन्वीनियंस में इतना हो जाता है कि वो एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदता ही जाता है। साथ ही इसकी फैन बेस आर्मी इसके हर प्रोडक्ट लॉन्च को सपोर्ट करती है और लाइन लगाकर इसे हासिल करने को तैयार रहती है। समय समय पर एप्पल अपने प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे फीचर्स भी लाता रहता है जो इन्हें मार्केट में स्टैंड आउट पोजीशन पर ला देते हैं। जैसे आईफोन X में आया फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और आईफोन 14 में आया डायनेमिक आइलैंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ वेबसाइट के थ्रू बेचने की कोशिश ना करते हुए रिटेल स्टोर्स खोले जहां लोग इनके प्रोडक्ट्स का टच एंड फील ले सकते हैं। इसी सिलसिले में एप्पल ने हाल ही में भारत में अपने 2 स्टोर्स खोले हैं जो मुंबई और दिल्ली में हैं। साथ ही 2025 तक एप्पल भारत में 3 और नए स्टोर्स खोलने की प्लानिंग कर रहा है। अब दोस्तों, एप्पल का भारत में ये एक्सपेंशन सफल होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसकी सक्सेस स्टोरी हमें कई वैल्यूएबल बिजनेस लेसन्स देती है। वैसे आपके पास एप्पल का कौन सा प्रोडक्ट है, जरा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने मार्केटिंग की है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसे आगे बढ़ाया है, तभी लोगों को इसका काफ़ी ज़्यादा शौक है आज के दौर में और इतने महंगे होने के बावजूद भी लोग खरीदते हैं इसे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने लोगों के माइंड पे कंट्रोल किया है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये वाली वीडियो देखी। ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस लाते रहता हूँ। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ मैं, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिले। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस में लेकर आता रहता हूँ। तो आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताएं, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। बाकी आप लोग अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप लोग वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं सबकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और हर किसी के कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग ख्याल रखें।